दोस्तों, जनमंच के साथ एक बार फिर आप जुड़ चुके हो और जो हमने सीरीज शुरू की है उस सीरीज का पहला जो वीडियो जो 1600 से लेकर 1857 तक अंग्रेज यहाँ कैसे आते हैं उसके ऊपर हमने बातचीत की है और कैसे यहाँ अपना राज स्थापित करते हैं। फूट डालो राजगुरु की नीति या चालबाजियाँ उनकी उस पूरे उसमें रहती है। उसके बाद 1857 का जो अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं उसमें 1857 के बारे में कि 1857 का जो क्रांति का आधार क्या है, कौन कौन लोग उसमें लड़ रहे हैं, किन किन चीज़ों पे वो हमले कर रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र जो इस पूरी सीरीज में रहेंगे। डॉक्टर महेंद्र का एक बार हम परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर महेंद्र दयानंद कॉलेज हिसार में प्रोफेसर हैं इतिहास के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड उनको इतिहास में मिल चुके हैं और उनकी एक पहचान है कि तार्किक तौर पे इतिहास की समीक्षा करते हैं, उसको न कपड़े पहनाने का काम करते हैं न कपड़े उतारने का काम करते हैं। जो इतिहास है तार्किक तौर पे उसी को प्रस्तुत करते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से हम जो सेकंड वीडियो है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि 1857 का क्रांति का आधार क्या है। आपका स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद जी। तो 1857 का जो विद्रोह होता है इससे पहले हम बातचीत कर चुके हैं। तो 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या है, आधार क्या है? यदि हम 1857 को समझें और जानने का प्रयास करें, मेरी नज़र में 1857 सिर्फ एक घटना नहीं है, महज घटना नहीं है कि वो हो गया हो और हमने उसको सोच लिया हो, बल्कि वो हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारे संघर्ष और हमारे पूर्वजों की यश गाथा का एक नया और भिन्न अध्याय है। और ये हमें ही याद नहीं है। इंग्लैंड में एक संगठन है, उसका नाम है फिब्स, फैमिली इन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। वो उनको भी याद है। हर साल 10 मई से 14 मई तक 5 दिन का एक वो विशेष प्रोग्राम करते हैं 1857 और वो याद करते हैं कि उस घटना में भारत में जिन जिन परिवारों के अंग्रेज मरे थे उनको वो संगठित करके याद रखते हैं। मतलब 1857 हमें याद नहीं है, हमें ही याद नहीं है, उनको भी याद है और वो भी इस चीज़ को याद करते हैं। और ध्यान रहे कि अंग्रेजों का 72 देशों में राज था, जो अब पूरा दुनिया है। मतलब उसमें जैसा कि जानते भी हैं कि राज इतना बड़ा था कि उसमें सूरज का भी अस्त नहीं होता था। तो वो 72 देश बन चुके हैं उसके। तो उन 72 देशों में से भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की घटना उनको याद है। बाकी की वो इस तरह से कोई प्रोग्राम नहीं करते और ना ही उनको किसी तरह से वो याद करते हैं। तो 1857 मेरे लिए ये मतलब है। मतलब ये एक समझा जाए कि बहुत बड़ा विद्रोह था, बहुत बड़ा विद्रोह है। बड़े लेवल पे अंग्रेज अधिकारी वो मारे गए, बहुत ज़्यादा मारे गए थे। उसके कारण और परिस्थितियाँ हम एक एक करके चर्चा मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरी बात, ये कोई उत्सव धर्मी बातचीत नहीं है कि मैं किसी चीज़ को एक उत्सव मान के प्रस्तुत करूं, बल्कि ये वो दौर है उन लोगों को समझने का, उनकी भावनाएं क्या रही थी और वो क्यों इस रास्ते पे गए और उन्होंने क्या क्या किया, इसका व्यापक स्तर पे समझना जरूरी है। और चूंकि हम हरियाणा पे केंद्रित होने वाले हैं अपनी बातों को लेके, लेकिन कुछ पहलू जिनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है हमें उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि घटना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का हिस्सा है। उन चीज़ों को हमें समझना होगा। फिर इस कड़ी में तो जो 1857 को हम सिर्फ एक उत्सव और पर्व ना मान के, बल्कि जो हमारी विरासत है, जो इस राष्ट्र की मौलिक परंपरा है, जीवन शैली है, उसको समझने का एक आधार भी है। और जब हम उसको समझते हैं तो हम निश्चित तौर पर हमारा ध्यान क्षेत्रीय बिंदुओं पर है, लेकिन वो क्षेत्रीय बिंदु बहुत से पहलुओं में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का हिस्सा थे।
हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राय जब हम पढ़ते हैं किताबों में या जिक्र करते हैं तो बच्चों को हम दूर दूर की चीज़ें बता देते हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि ये घटना तो बैरकपुर में हुई, झांसी में हुई, कानपुर में हुई, ग्वालियर में हुई, तो फिर हमारा क्या रोल है। मैं इस पहलू के तह में गया और मुझे अलग अलग तरह से तकरीबन 60,000 से ज़्यादा पेजेज और फाइलें देखने का मौका मिला। तो उस दौरान इसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और स्थानीय परिप्रेक्ष्य बिल्कुल नई तरह का निकल कर आया और हम नहीं जा पाते उस तह तक जहाँ तक ज़रूरत है। तो इसलिए 1857 देश की आज़ादी की शुरुआत तो है ही और अंग्रेजी जो राज है उसके विस्तार का ठहराव भी है। इसके साथ साथ जो अंग्रेजी शासन की प्रकृति है उसमें बदलाव भी होता है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने जो यहाँ पर समाज सुधार के कार्यक्रम थे वो तकरीबन रोक दिए। क्यों रोके? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो हम सुधार का काम कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है, बल्कि उसकी बजाय फूट डालो राजगुरु की नीति पे आके अपनी शासन व्यवस्था को टिकाऊ बनाने के दृष्टिकोण से वो काम करते हैं। तो अंग्रेजी शासन की प्रकृति बदलती है, हमारे यहाँ लड़ाई की शुरुआत होती है और हमारे पूर्वज चाहे उनके पास जैसे साधन संसाधन थे उसे लड़े, लेकिन अपनी ताकत का एहसास कराने में कामयाब रहे और आगे चलकर जो 1857 है वो पूरे फ्रीडम मूवमेंट का प्रेरणा स्रोत बनता है। चाहे वो कांग्रेस का आंदोलन हो, गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, चाहे वो क्रांतिकारी हो, गदर पार्टी का क्रांतिकारियों में आ जाती है गदर पार्टी, तो क्रांतिकारियों का आंदोलन हो, या फिर हम सुभाष चंद्र बोस और उनकी उसमें बात करते हैं, या फिर समाज सुधारक भी हैं, वो भी 1857 को अपने अपने ढंग से प्रयोग करते हुए प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में जो 1857 है सिर्फ एक घटना, एक क्रांति, एक जन विद्रोह ही ना मानकर उसको व्यापक अर्थों में जानने और समझने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में अपने आप को देखते हुए उन लोगों को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस कड़ी में हम प्रयास ये भी करेंगे कि इलाका वाइज जाएं, गांव-गांव जाएं और उनकी शहादत और विरासत को हम इस अंदाज से देखें। तो 1857 का ये मतलब। अब रहा कि 1857 की पृष्ठभूमि बनी कैसे। बहुत लंबी चौड़ी दायरे में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना बहुत ज़रूरी है उतनी बात कहनी भी है। मैंने आपसे बात की थी कि 1757 से 1857 एक समय है 100 सालों का, और वो गुलामी का समय है। लेकिन इस 100 साल के दौरान 332 जो हैं स्थानीय विद्रोह नोट हुए हैं। वो ये लगा लीजिएगा अंग्रेजों के खिलाफ मीन जहां भी अंग्रेजों ने कब्जा करने की कोशिश की वहां लोगों ने विरोध किया है। और अंग्रेजों का जो शासन तंत्र है ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके खिलाफ नहीं था। राजे और रजवाड़े मोटे तौर पर लोगों के सामने आते हैं। वो इसलिए दुखी थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी राज व्यवस्था समाप्त करके उनको तकरीबन नाम का रख लिया था। तो किसी राज्य की राजधानी का टूटना सिर्फ राजधानी टूटना नहीं होता किसी राजा रजवाड़ा, बल्कि उसके साथ हजारों लोगों का काम और कारोबार जुड़ा होता है। तो वो चीज़, जहाँ तक जमींदार वर्ग का सवाल है
या साधन संपन्न लोगों का सवाल है। अंग्रेज उनको भी पसंद नहीं करते थे मूलतः। वो लोग जो मुट्ठी भर उनके साथ हैं उनको हम अपवाद के तौर पर लें, लेकिन ज़्यादातर लोग जिसमें भी थोड़ा बहुत आत्मसम्मान है वो अंग्रेज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा था, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनको किसी तरह का महत्व दिया जाए। तो ये एक है। जहाँ तक दस्तकारी का सवाल है, सबसे ज़्यादा जो अटैक है अंग्रेज़ों का वो दस्तकारों पे हुआ है। दस्तकार जो काम करने वाले लोग। और वो भारत में दस्तकार सिर्फ दस्तकार नहीं है, बल्कि उसका आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा जुड़ा हुआ है उसके साथ। वहाँ औद्योगिक क्रांति आ गई है। वो औद्योगिक क्रांति सिर्फ कपड़े में नहीं, कपड़े में, चमड़े में, शीशे में, और जितनी भी चीज़ें मशीनों से बनती हैं उसमें वो औद्योगिक क्रांति हर तरह की मशीन के साथ आई है। और मशीन की बनी हुई चीज़ और हाथ की बनी हुई चीज़, उसमें दिन रात का फर्क होता है। तो ऐसे में जो भारतीय समाज है, जो तकरीबन पिछले 2000 सालों से जातीय आधार पर एक पेशेवर व्यवसाय के साथ जुड़ा था, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। उनकी तकरीबन अपने रोजगार से बेदखली हो गई, और उनके पास अब विरोध करने के सिवाय कोई चारा बचा नहीं। ऐसा भी कहीं इसमें आता है कि जो यहाँ के दस्तकार है, एक सुनने में मिलता है, कितना सच कितना झूठ है, कि 1 लाख लोगों के अंगूठे कटवा दिए गए थे चटगांव के उस इलाके में, और ऐसा कुछ और दूसरा कि यहाँ के कारोबार को किस प्रकार उन्होंने ख़त्म किया है कि कच्चा माल यहाँ से लेके जाना है और आप मशीनों का माल इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ कैसे ख़त्म किया उन्होंने दस्तकार को? जो ये इस तरह की जो भाषा होती है ये मुहावरों में है, जहाँ अंगूठा काटना या कुछ और, ये साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में इनका मतलब रहता है। मैं जो बात पहले कर रहा था कि वो, अब मान लीजिएगा वहाँ औद्योगिक क्रांति आ गई। जहाँ भी औद्योगिक क्रांति आएगी वहाँ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कच्चा माल चाहिए किसी भी औद्योगिक क्रांति के लिए, और जब पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ गई है तो कच्चा माल वहाँ है नहीं, उनको सस्ता कच्चा माल चाहिए। दूसरा, सस्ती मजदूरी चाहिए। तीसरा, बेचने के लिए बाजार चाहिए। और चौथा, पूंजी के निवेश के लिए जगह चाहिए। तो जब वो भारत जैसे इलाके में आए और उन्होंने रोजगार को इस तरह से मारा, लोहा जो कच्चा है वो ले गए और लोहे के उत्पादित माल को ले आ गए, तो लोहार का काम डिस्टर्ब हो गया, खत्म हो गया, ठप्पी हो गया। लकड़ी पे चले गए तो लकड़ी वाले का हो गया। जुलाहे पर जो है कपड़े का था तो वहाँ हो गया। चमड़े का जो है वो मोची को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको उन्होंने नहीं किया। तो अंगूठे काटने की नौबत इसलिए नहीं आती कि पहले मान लीजिएगा कपास है, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कपास एक जुलाहा का परिवार लेता है, गांव में पैदा होती है। जुलाहा क्या करता है, 2 रुपये में कपास ले लेता है किसी से, क्योंकि रेट बहुत कम है उस दौर में। तो और 2 रुपये में लेकर उसका पिनाई करके, धागा बना के, कपड़ा बना के, खेस तक का प्रोसेस है। महीने में हो सकता है वो 4 खेस तैयार करे, सिर्फ उसके परिवार का रोजगार हो गया। 2 रुपये की कपास ली, पूरे परिवार ने मेहनत की, हो सकता है 2 खेस उसने 20 रुपये में बेच भी दिए हों, उसका काम चल गया। अंग्रेज जो व्यापारी है स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, उसने उस 2 रुपये की कपास वाले को बोल दिया कि तेरे से 5 रुपये में ले लूँगा कपास। तो वो कपास किसको देगा? जो 5 रुपये है उसको देगा, 5 रुपये वाले को देगा। आज भी यही है, आज भी है। तो एक तो ये किया। दूसरा, फिर और कंपटीशन हो गया तो उन्होंने 7 रुपये भी दे दिए, 10 रुपये भी दे दिए, क्लियर हो गया। फिर उधर से खेस जो है, जो वो 20 रुपये में बेच रहा था, क्योंकि वो 5 रुपये में कपास ली है, तो वो खेस उसने 10 रुपये में दे दिया आके, क्योंकि मशीन से बने क्वांटिटी जिसमें ज्यादा तो हो गया, सस्ती तो उत्पादन होगा। जो हाथ का दस्तकार था वो रेट कच्चे माल का भी दे नहीं पाया और तैयार माल सस्ता दे नहीं पाया। तो क्या हुआ,
5, 7, 10 सालों में वो खत्म ही हो गया, वो खत्म हो गया और उसके पास सिवाय मजदूर बनने के कुछ बचा नहीं, कोई चारा नहीं बचा। इसलिए अंगूठे काटने की नौबत आई ही नहीं। ये सीधा सीधा एक वो हाँ, साहित्यिक भाषा, बेदखल हो गए वो। तो एक तो बात ये हो गई। इसी तरह से किसान पूरे देश में जो कर एकत्रित करने की 3 शैलियां उन्होंने प्रयोग की, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। स्थायी बंदोबस्त में तो स्थानीय जमींदार पैदा कर लिए और उनके साथ 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया और उनको 11% हिस्सा बदले में दे दिया। रैयतवाड़ी में डायरेक्ट रैयत और किसान से एग्रीमेंट हो गया और 5 साल के लिए उसने क्लियर कर दिया। जो 1857 हुआ है वो महलवाड़ी के इलाके में ज़्यादा हुआ है। महलवाड़ी प्रथा जो है, महलवाड़ी एक किस्म से बड़ा महल है, मोहल्ला है, जिसको आज हम गांव में पट्टी कहते हैं, पाने कहते हैं। हर गांव में आपको मिलेगा, हरियाणा के या पूरे के पूरे उत्तरी भारत में। वो एक महल है। महल में एक नंबरदार है, एक चौकीदार है। तो महल में क्या है कि जो टैक्स देने की परंपरा है वो दोहरा अर्थ रखती है। एक किसान अपना टैक्स भी देगा जो भी निर्धारित है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। महल में यदि 70 लोग हैं ना, तो 70 की टैक्स की भी जिम्मेदारी उस पूरे महल की है। यदि 5 लोगों ने नहीं दिया तो वो भी उनको देना पड़ेगा, जो या तो वो दे दें 65 लोग, या फिर 70 के 70 लोगों की जमीन की बेदखली होगी। ऐसा भी मतलब महलवाड़ी प्रथा ये कहती है कि आपको 70 के 70 लोगों को या तो पूरा टैक्स दे दो, वरना उन 5 को अकेले को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, 70 के 70 को मिलेगी। और इसलिए जो 1857 है वो महलवाड़ी वाले इलाके में ज़्यादा हुआ है। और इसका उदाहरण मैं इसलिए और क्लियर कर रहा हूँ कि जहाँ भी 1857 हुआ मान लीजिएगा मैं हरियाणा की बात करूँ, जिस भी जगह पर शुरुआत हुई ना, सबसे पहले जो ये क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग हैं या हमारे ये लीडर हैं जो इसमें शामिल हुए, सबसे पहले पटवारी का ऑफिस जलाते हैं, पहला काम, क्योंकि पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है। पटवारी के बाद ये कानून गो का जलाते हैं और फिर तहसील का जलाते हैं। सीरीज देखिए क्या कहती है। पहले पटवारी के पास रिकॉर्ड है, मतलब अपनी स्थानीय गुलामी को जला रही है। हाँ, फिर कानून गो को टारगेट बनाया क्योंकि उसकी दूसरी कॉपी वहाँ होती है। फिर जो है तहसीलदार, क्योंकि फाइनल तहसील तक होता है। तो तीनों को ये टारगेट बनाते हैं। जब ये तीनों को टारगेट बनाते हैं, फिर ये उसके बाद क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं जेल पे। जिसने टैक्स नहीं दिया वो लोग कहाँ हैं, जेल में हैं। तो उस पे जेल पे अटैक करते हैं। जब जेल का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है, फिर ये अटैक करते हैं थाने पे, क्योंकि थाने वाले जो है इनको अरेस्ट करेंगे। रिकॉर्ड भी है थाने में। और उसके बाद ये खजाने पे हमला करते हैं। जितनी जगह भी ये घटनाक्रम होता है उसके ये स्टेप है। इससे पता चलता है कि ये लोग आर्थिक नीतियों से कितने खपा थे और सरकार की जो टैक्स कलेक्ट करने वाली जो नीतियां हैं उससे ये लोग किस तरह से अपने आप को देखते थे और किस तरह से क्लियर करते थे। तो चाहे दस्तकार हैं, चाहे किसान हैं, चाहे रजवाड़े हैं, कोई भी हैं, सब के सब इनसे खपा थे और खपा होने के कारण ही वो बगावत के रास्ते पर बढ़े। तो ये चीज़ें हमें ये पृष्ठभूमि के तौर पर समझनी है। फिर साक्षरता दर जो है वो तकरीबन नहीं के बराबर है उस दौर में। जो पहली शिक्षा व्यवस्था थी हमारे यहाँ चली आ रही थी, मंदिरों में, मकतबों में, मस्जिदों में जो हुआ करती थी, वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गई थी। 1835 में लॉर्ड मैकाले जिस नई नीति को लेकर आया था, शिक्षा नीति को, वो लोगों को पच नहीं रही थी, वो सेट नहीं हो रही थी और वो अपनी तरह के सस्ते कलरक चाहते थे, प्रशासन का खर्च घटाना चाहते थे, उसके माध्यम से वो ऐसे वर्ग को लाना चाहते थे। तो कुल मिला के एक नया वर्ग उस होड़ में रोजगार लेने के लिए तो जा रहा था, लेकिन उनकी संख्या 5% भी नहीं थी। तो अल्टीमेट लोगों को धार्मिक तौर पर भी अनरेस्ट लग रहा था और
शिक्षा के तौर पर भी लोग पिछड़ा हुआ लग रहे थे कहीं ना कहीं कि हमारी जो व्यवस्था है उस पर चैलेंज किया जा रहा है। और समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जिसको जो उन्होंने सुधार किए थे वो रास नहीं आ रहे थे। मतलब समाज सुधार के मामले में जैसे सती प्रथा पे रोक लगाई, या फिर जो है कन्या जो वध है उसको रोकने का प्रयास उस दौर पे किया, या विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया, नरबली पे रोक लगाई। तो समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जो इसको मानता था कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, वो वर्ग भी उनके खिलाफ हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। फिर कुछ सुधारवादी जो कदम थे, जैसे रेलवे का आना है, तार का आना है, या फिर सड़कों के मामले में एक नए प्रयोग थे। बहुत से लोगों को उस बारे में भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो अफवाहें भी अपनी भूमिका अदा कर रही थी। तो इस सारी पृष्ठभूमि के चलते हुए 1857 जो है वो ज़्यादा गहराई से निकल कर आया, और भाषाई समस्याएं थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा उत्तरी भारत में ही हुआ है, लेकिन क्योंकि जहाँ हिंदी समझी जा सकती है, हिंदी से में कम्युनिकेट किया जा सकता है, वहाँ तुलनात्मक ये गहरा था। और साउथ में सेलेक्टेड जो पोर्ट्स हैं उस पे ये घटनाक्रम हुआ है। तो हमें ये सारी पृष्ठभूमि इसी संदर्भ में, खासकर मैंने उत्तरी भारत में ज़्यादा होने के दो ही कारण बता रहा हूँ, एक हिंदी भाषा और दूसरा माहलवाड़ी जो प्रथा है वो इसका कारण बनती है। बाकी अनरेस्ट सारे देश में था, वो सारी की सारी पृष्ठभूमि है इसके साथ। क्योंकि इतिहास के दौर में हम देखेंगे तो दिखाया जा रहा है कि जैसे एक सैनिक विद्रोह था, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, उसके बाद में धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ते गए और एक विद्रोह हो गया। लेकिन गंभीरता से जब चर्चा करें तो लोग दुखी थे, नीचे से लेके ऊपर तक के, चाहे वो दस्तकार है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे जमींदार है, चाहे राजे रजवाड़े, वो सभी दुखी थे। और सभी का जो एक वो है, उनका दुख का कारण है जो अंग्रेजों के खिलाफ था, वो एक बड़ा विस्फोट के तौर पे देख रहे हैं। जहाँ तक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रस्तुत करने का कारण है, ये एक जो अंग्रेज व्यवस्था है उसकी सोची समझी रणनीति थी। मैं सोची समझी रणनीति शब्द यूज कर रहा हूँ। 1857 से जैसे ख़त्म होता है, फरवरी 58 में जाके ये लगभग बंद होना शुरू हो गया था। 1858 से 63 तक 93 ऐसे अंग्रेज़ों के नाम हैं जिनको सरकार ने रिसर्च के लिए फंडिंग की कि आप इस पे लिखो, 1857 पे लिखो। और लिखते समय ये बात स्पष्ट है, जो कॉन्फिडेंशियल फाइल है उनमें, कि इनके जो लीडर हैं, जो नायक हैं, जो लड़ रहे हैं, इनकी छवि खराब करनी है ताकि आने वाले समय में लोग उनको उस दृष्टिकोण से ना देखो, यानी उनके आचरण पर, उनके दामन पर दाग लगा दो ताकि लोग उसी दृष्टिकोण से देखें। जैसे कि बहादुर शाह जफर पेंशन के लिए लड़ रहा था, लक्ष्मीबाई उत्तर के लिए लड़ रही थी, या फिर कुंवर सिंह को जमींदारी चाहिए थी, राव तुलाराम जो है अपनी रियासत के लिए लड़ रहा था, नाना साहब जो हैं वो पेशवा का स्टेटस। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो एक बात तो ये 93 लोगों को रिसर्च के लिए। दूसरी ओर हमारे यहाँ जो भारतीय हैं उनको 1857 के ऊपर लिखने पर प्रतिबंध था। जो अपने यहाँ जो लोग लिख सकते थे, उन पे पाबंदी थी। और वो पाबंदी सिर्फ उस दौर में नहीं थी, बहुत बाद तक भी रही है। तो जैसे मतलब हम जानते हैं कि वीर सावरकर ने लिखा 1857 पे, तो उनको कैद दी गई इस बात के लिए 1907 में। और यही नहीं, 1938 में जाके समुद्रा कुमारी चौहान एक कविता लिखती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
उसको 1.5 साल की कैद सुनाई गई कि उसने 1857 पे क्यों लिखा। यानी वो तो स्पॉन्सर करके लिखवा रहे हैं और हमारे यहाँ लिखनों के ऊपर पाबंदियां हैं। तो एक तो पक्ष ये है। दूसरा, फिर किया क्या जाए कि लिख तो नहीं रहे या क्या किया जाए। इसका तरीका यही है कि इसको एक सेना की बगावत का रूप दे दिया जाए ताकि लोगों में अनरेस्ट जो है कि लोग दुखी थे ये चीज़ सामने ही ना आए और इसको सैनिक बगावत का नाम दे दिया जाए कि सेना थी, सेना के लोगों को वो चर्बी वाले कारतूस जो हैं वो ठीक नहीं थे, पसंद नहीं थे और उनसे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी ऐसा, और अल्टीमेट करने में कामयाब रहे और उन्होंने बगावत कर दी। मतलब ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि सैनिकों में बगावत का कारण सिर्फ चर्बी वाले कारतूस नहीं थे, बल्कि जो उनके दर्जे का व्यवहार है उनके साथ दोयम का तो था ही। मतलब जो सिर्फ दोयम से काम नहीं चलता। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये एक अंग्रेज सैनिक और एक भारतीय सैनिक, उसका 1857 में दिव्य वेतन देखें हम। भारतीय सैनिक को औसतन महीने में 1.5 रुपया मिलता है और जो एक अंग्रेज है उसको 18 से 20 रुपए मिलते हैं उसी पोस्ट पे एक। फिर हमारा सैनिक 24 घंटे बाकी सारी ड्यूटी करता है, उसको 2 नौकर भी मिले हुए हैं अंग्रेज को, तो सैनिक को भी नौकर मिले हुए हैं। आप उस एंगल से सोचिए। फिर ऊंचे पद सारे उनके लिए आरक्षित हैं। फिर लड़ने के लिए बाहर भेजें तो विशेष भत्ते मिलते थे, वो भत्ते भी वापस ले लिए। और सैनिकों के साथ गाली गलौज, बदतमीजी और उनके जो धर्म से जुड़े हुए, उनकी आस्था से जुड़े हुए जो पहलू हैं उनको भी वो लोग बदतमीजी के साथ पेश आया करते थे। तो अल्टीमेट ये सिर्फ ये नहीं था कि भी वो चर्बी वाले कारतूस के साथ था। चर्बी वाले कारतूस निश्चित तौर पर एक बड़े व्यवस्था का हिस्सा बना जो इस तरह से आया, लेकिन अनरेस्ट की परिस्थितियां और भी थी। इसलिए हम इनको जो है सैनिकों को वर्दीधारी किसान बोलते हैं। जब उनको ये पता चलता था कि मेरी ज़मीन जो है वो हड़प ली गई है, मेरा जो फादर है उसको जेल में डाल दिया है, या हमारा बैल ले गए, हमारे हल ले गए, या हमारे को जो बीज है उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया, तो वो सैनिक क्या सोचता होगा कि मेरे को यहाँ उड़ीसा में, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या पंजाब में ऐसा प्रयोग कर रहा है, मैं यहाँ यही काम कर रहा हूँ, उधर मेरे घर पे क्या हो रहा है वहाँ भी यही हो रहा है। तो इसलिए ये जो सैनिक थे मतलब बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसलिए है उन चीज़ों का थे मिले, लेकिन सिर्फ उस नज़रिए से देखना जो है बहुत ज़्यादा उन लोगों को संकीर्णता के दायरे में लेकर सोचना है। थोड़ा सा इसी नए अंदाज से सोचने की जरूरत है।